देख रहे हैं अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति। यूपीएलटी ग्रेड के लिए सामान्य अध्ययन की जो प्रश्न 30 प्रश्न आएंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ हमें सामान्य अध्ययन का भी ज्ञान परम आवश्यक है। तो इस पे हम लोग पहला प्रश्न देख चुके हैं। पहला प्रश्न पत्र जो कि 2018 में पूछा गया था, उसके 30 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आज हम उसके आगे देखते हैं। आज की कक्षा में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी परीक्षा 2021 में पूछा गया सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 19/9/2021 को। उम्मीद है आप लोगों के लिए ज़रूर ही ये लाभप्रद होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट कर लिए जाते हैं, या आपको आइडिया होगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो अगला प्रश्न क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम इसका अध्ययन करते हैं। और पहली बार चैनल से पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? चौतांग, घग्गर, सतलुज या रंगोई? तो इसका उत्तर होगा डी, रंगोई। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। घग्गर नदी पर कालीबंगा, राखीगढ़ी, सतलज नदी पर रोपड़ पुरास्थल स्थित है, जबकि चौतांग नदी हरियाणा राज्य में एक मौसमी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? शालीशुक, बृहद्रथ, कुणाल या इंद्रपालित? इसका उत्तर होगा बृहद्रथ का। बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने अपनी रचना हर्षचरित में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल बुद्धिहीन शासक कहा है। इनकी अन्य पुस्तकें कादम्बरी, मुकुटादित्य, चंडी शतक, कावेल एवं थॉमस ने हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। राजानक, शंकरकंठ, रंगनाथ, रूचक तथा शंकर हर्षचरित के टीकाकार थे। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? इसमें था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने अपने कई मानवतावादी कदम उठाया। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट लेने संबंधी अमानवीय दंड बंद करा दिया था। बर्नी के अनुसार फिरोज ने सियासत मृत्यु दंड पर निषेध कर दिया, जो उसके शासन में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा कारण था। उसने घोषणा की, बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना है एवं कर वसूलना नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था है। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1972 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंच गया तथा 1803 तक उसका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। इस तरह से अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? इसका उत्तर डी होगा, यानी चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। 16 दिसंबर 2025 को गांव की ओर एक कदम की नीति को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने भारत निर्माण योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है।
पहला, सिंचाई को सुनिश्चित करना। दूसरा, सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना। सभी को आवास उपलब्ध कराना। गांव में पीने के पानी को सुनिश्चित करना। गांव में बिजली की आपूर्ति। ग्रामीण संचार। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। अतः स्पष्ट है, भारत निर्माण योजना में ग्रामीण उद्योग शामिल नहीं है। 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान का विकास। आम बजट 2021-22 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को 6 स्तंभों में पेश किया है। पहला, स्वास्थ्य एवं कल्याण। दूसरा, भौतिक वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, समावेशी विकास। चौथा, मानव पूंजी। पांचवा, नवाचार और अनुसंधान तथा विकास। छठवां, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। अतः स्पष्ट है, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण स्तंभों में शामिल नहीं है। वर्तमान बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने निम्न लक्ष्य निर्धारित की। अमृत काल में प्रवेश करते हुए भारत के लिए 25 साल। तो ये देखिए, करंट अफेयर्स का समय का प्रश्न है, इसलिए इस समय जो बजट आया है उससे संबंधित प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? तो भारत में म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एवं वैधानिक निकाय है। सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण तथा विनियमन का कार्य करता है। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो ये समिति है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया है। राजत चलैया समिति का गठन कर सुधार के लिए, वर्मा समिति का गठन यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव के लिए और चक्रवर्ती समिति का मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए किया गया है गठन। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का 7.33%, यानी 2,40,928 वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर होगा नोएडा। देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये प्रश्न आज के संदर्भ में यानी 2025 के संदर्भ में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन द्वारा जारी उत्तर प्रदेश स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 के अनुसार मार्च 2020 में राज्य की जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय के मामले में नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर शीर्ष स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 3 साल में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले 5 जिलों में 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। मेरठ जिले के प्रति व्यक्ति आय राजधानी लखनऊ से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे पिछड़े 5 जिले पूर्वांचल के हैं। क्षेत्रीय असमानता की खाई इतनी गहरी है कि बलिया के मुकाबले गौतम बुद्ध नगर नोएडा की प्रति व्यक्ति आय करीब 20 गुना अधिक है। जीडीपी में योगदान देने वाले जिले इस प्रकार हैं। शीर्ष 5 जिले हैं नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ और एटा, और निम्न जिले हैं बलरामपुर, बहराइच, जौनपुर, प्रतापगढ़ और बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसमें से ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं सीमेंट उद्योग, कजरहाट व चुनार में मिर्जापुर,
में चुर्क, सोनभद्र में रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी में, कासगंज, झांसी, टांडा, अंबेडकर नगर में सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग होगा। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत आदि। कपड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश में कानपुर, मेरठ में होजरी वस्त्र उद्योग, कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, गोरखपुर, मऊ सूती वस्त्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इसमें से जैता। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो, घोड़े और मोरनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि सिम्मो, घोड़े, मोरनी गोवा का उत्सव है। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन 2005 से 2010 तक के थे। केसी पंत 10वां 1995 से 2000 के संथानम 1957 से 62 तक वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि राज मन्नार समिति का गठन 1970 में केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। वर्तमान में 2021 से 26 में वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में वित्त आयोग 2021 से 25 के अध्यक्ष NK सिंह है। ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटों की संख्या दिया गया है। तो आसाम में 8 सीटें, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल में 3 और उत्तर प्रदेश में 31। इसमें गलत सुमेलन आसाम का है। आसाम में 7 सीटें हैं राज्यसभा की, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल में 3 और उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो अनुच्छेद है 43A। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अनुच्छेद 43A राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करे। इस अनुच्छेद को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक की कितने दिन विलंबित कर सकती है? इसका उत्तर होगा बी, अर्थात 14 दिन तक। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदभार करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा या विधान परिषद अथवा दोनों में सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वह मत देने का अधिकारी नहीं है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। और 168 में राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है। यह विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों से मिलकर बनता है।
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। तो यह है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कुल 11 कर्तव्यों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हम सीधे सही सुमेलन देखते हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्य ताप विद्युत गृह है और दूसरी तरफ राज्य है। तो बाढ़ ये बिहार में, लारा और छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में और गडरवारा मध्य प्रदेश में। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। डी में दिया हुआ था गाडरवारा आंध्र प्रदेश, जबकि गाडरवारा मध्य प्रदेश में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें भी हम सीधे सूची देख लेते हैं। लौह अयस्क के लिए इटाबीरा ब्राज़ील प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए चियातुरा जॉर्जिया, तांबा के लिए सडबरी और बॉक्साइट के लिए वाइपा ऑस्ट्रेलिया में ये प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है। जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिपी। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र यहाँ पर मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम पाओक स्टेटस है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं है? तो सरहिया इसमें से वाराणसी जनपद में नहीं है, जबकि गोंड, खरवार और चेरो ये जनजाति उत्तर प्रदेश में के वाराणसी जिले में मिलती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गोंड, खरवार और चेरो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, जबकि सरहिया अनुसूचित जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी एजी टांसले के द्वारा। 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? इसमें से डी अर्थात चुकंदर। प्रश्नानुसार विकल्पों में मात्रा के अनुसार उच्च लवण सहिष्णु फल चुकंदर है। अन्य लवण सहिष्णु फसलों में जौ, ढैंचा, सनई, उड़द, मूंग, मटर इत्यादि हैं। खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगले फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? इसका उत्तर होगा ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में। ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। मोटे अनाज वाली फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रतिक्रिया। सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न आ गया, विलुप्त संख्या बताना है। तो विलुप्त संख्या इसमें यहाँ पर 20 आएगा। शब्दों के विषम युग्म को चुनिए।
शब्दों का विषम युग्म इसमें से मृत्यु रोग होगा, जबकि अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन और पानी से ऑक्सीजन। जिस प्रकार अंगूर से शराब, दूध से मक्खन तथा पानी से ऑक्सीजन बनता है, उसी प्रकार मृत्यु रोग से मृत्यु होती है, न कि मृत्यु से रोग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही हैं। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आप लोग स्वतः हल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और सामान्य हिंदी के प्रश्न तो सभी जो भी हर विषय के लोगों को देना होगा, ये सामान्य रूप से सभी के लिए एक ही प्रश्न पत्र ये होगा। चलिए आप